हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन ग्रेविटी पॉइंट ऑफिशियल चैनल। मैं सुरेश दरदुबे आज आप लोगों के समक्ष एक हम लोग टॉपिक कल के एपिसोड में स्टार्ट किए थे और यह एटमॉस्फेयर का टॉपिक था जो क्लाइमेटोलॉजी से संबंध रखता है। लेकिन इसी एटमॉस्फेयर का कुछ सेगमेंट हमारा रिमेनिंग कंडीशन में था, उसका आज हम लोग डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले हम लोग इसको एक बार पुनः समझ लेते हैं। हमने कहा पृथ्वी की सतह से जब आप वायुमंडल की तरफ जाते हैं तो कई प्रकार की परतें पाई जाती हैं, जिसमें एक है आपका क्षोभ मंडल, जहाँ पे ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। फिर आपका है समतापमंडल, जहाँ पे ऊंचाई पे वृद्धि के साथ तापमान बढ़ता है। फिर आप आते हैं मध्य मंडल में, पुनः यहाँ पर ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान घटता है। फिर आते हैं आयन मंडल में, या हम इसे कह सकते हैं तापमंडल, यहाँ पर भी ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान बढ़ता है। तो यह सब पॉइंट हम लोगों ने डिस्कशन किया है और साथ में यह भी देखा कि आयन मंडल में किस प्रकार से नाइट्रोजन से और ऑक्सीजन से गामा रे एक्सरे टकराती है। फिर वहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का फॉर्मेशन होता है। फिर किस प्रकार से प्रोटॉन से कॉस्मिक रे की टक्कर होती है और एक विशेष प्रकार की चमक उत्पन्न होती है जिसको हम लोग अरोरा कहते हैं। उसके भी दो सेगमेंट थे, अरोरा ऑस्ट्रालिस और अरोरा बोरियालिस। और आयन मंडल का एक्सपेंशन और कंप्रेशन क्यों होता है यह भी हम लोगों ने समझने का प्रयास किया है, क्योंकि दिन में सन रे आती है और रात में नहीं आती है, और इसी के आधार पर हमारी सिग्नल प्रणाली भी दिन में वीक हो जाती है और रात में स्ट्रांग हो जाती है। शेष चर्चाएं, यह जो हमने मॉडल पढ़ा था यह बेसिकली टिजरेंस डी बोट महोदय के अनुसार है, जिन्होंने क्षोभ मंडल और समताप मंडल की खोज की थी। लेकिन उसके नामकरण का जो उत्तरदायित्व है वह जोसेफ प्रिस्टली को दिया गया था। किसको दिया गया था? जोसेफ प्रिस्टली को दिया गया था। और इसी के संबंध में हमने यहाँ पर भी एक इमेज अलग से बनाया था जिसको भी हमने आपके सामने डिस्कस किया है। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और आज का हम देखते हैं जो इसमें हम डिस्कस करेंगे वायुमंडल का। यह भी एक वर्गीकरण है जिसमें हम बात करते हैं मार्सेल निकोलेट। क्या पढ़ते हैं? मार्सेल निकोलेट। यह मार्सेल निकोलेट के अनुसार अगर हम वायुमंडल का वर्गीकरण देखें तो मार्सेल निकोलेट ने वायुमंडल को दो भागों में बांट करके डिस्कस किया है। एक भाग है जिसको हम कहते हैं यहाँ पे सममंडल। क्या है? सममंडल। और एक भाग है जिसको इन्होंने कहा है विषममंडल। क्या कहा है? विषममंडल। सममंडल के बारे में जो इन्होंने डिफाइन किया है यह आपका है 0 से लेकर के लगभग 90 किलोमीटर की हाइट का। तो 0 से 90 किलोमीटर का जो हाइट है पृथ्वी की सतह से, यह आपका सममंडल है। फिर यहाँ पर जो विषम मंडल है, विषम मंडल को ही इन्होंने तापमंडल भी कहा है। क्या कहा है? तापमंडल कहा है। और यह आपका है 90 से लेकर के 10,000 किलोमीटर का रेंज। तो 90 से लेकर के 10,000 किलोमीटर का जो हाइट है यह आपका विषम मंडल का है, और सतह से लेकर के 90 किलोमीटर की जो हाइट है यह सममंडल के अंतर्गत रखी जाती है। यहाँ पर सममंडल का बेसिक अर्थ ये है कि अगर आप पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते हैं अप टू 90 किलोमीटर, तो वहाँ पर जो हमारी गैस है उसका जो कंपोजिशन है वह हर जगह एक समान है। वह हर जगह एक समान है, चाहे आप सतह के समीप ले लीजिए चाहे 90 किलोमीटर की हाइट पर ले लीजिए, लगभग हर जगह हमारी गैसों का कंपोजिशन या उनका अनुपात सेम है। वह अनुपात जो है इसमें आप देखते हैं नाइट्रोजन जो हमको मिलता है लगभग 78% है। कितना है? नाइट्रोजन हमको मिलता है 78%। इसी प्रकार अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन हमको कितना मिलता है? ऑक्सीजन हमको मिलता है लगभग 21%। कितना मिलता है? 21%। सेम टाइप से आप देखते हैं आर्गन। आर्गन जो मिलता है यह 0.93% मिलता है। फिर आप आते हैं CO2 पर। CO2 जो मिलता है यह 0.03% के आसपास मिलता है। तो यह गैसों का कंपोजिशन है, चाहे आप सतह पे आ जाइए चाहे सतह से 90 किलोमीटर की हाइट तक जाइए, हर जगह गैसों का कंपोजिशन यही होता है। और इसी बेसिस पर इस मंडल का नाम है सममंडल। क्या है? सममंडल की यहाँ पे समानता है। क्या है? समानता है। कोई ऐसा नहीं कि नाइट्रोजन बढ़ जाएगी ऑक्सीजन घट जाएगी, कुछ नहीं। हाँ, यह विरल हो सकती है या सघन हो सकती है, लेकिन अनुपात सेम रहेगा। अनुपात में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। और इसी के बेसिस पर यहाँ पर आपके 3 मंडल थे। एक आपका था क्षोभ मंडल। क्या है? क्षोभ मंडल है। एक आपका है समताप मंडल। क्या है? समताप मंडल है। और एक है आपका मध्य मंडल है। कौन है? मध्य मंडल। इस आधार पर देखा जाए
मार्शल निकोलेट के अनुसार जो सममंडल है उसी सममंडल में क्षोभ मंडल आता है, समताप मंडल आता है और मध्य मंडल आता है। लेकिन जब आप विषम मंडल की बात करते हैं तो विषम मंडल में जो है गैसों का कंपोजिशन एज इट इज नहीं रहता, इसमें परिवर्तन होता है। तो गैसों के कंपोजिशन में परिवर्तन के आधार पर इसके लेयर हैं। इसमें पहला लेयर है आणविक N2 लेयर। कौन सा है? आणविक नाइट्रोजन का लेयर है। यह नाइट्रोजन का जो लेयर है यह 90 किलोमीटर से लेकर के 200 किलोमीटर की हाइट तक होता है। अर्थात इस लेयर में मैक्सिमम जो कंपोजिशन है वह किसका है? नाइट्रोजन का ही है। सेम अगर आप देखें तो यहां पर दूसरा मिलता है आणविक O2। क्या मिलता है? आणविक O2 है। यह बेसिकली 200 से लेकर के 1100 किलोमीटर की हाइट तक मिलता है, इसकी हाइट है। अर्थात इस लेयर में मैक्सिमम कंपोजिशन किसका रहता है? ऑक्सीजन का रहता है। फिर इसके ऊपर आप चलते हैं तो आपको हीलियम का मिलता है। किसका मिलता है? हीलियम की लेयर मिलती है जो आपकी 1100 से लेकर के 3500 किलोमीटर की हाइट तक है। 1100 से लेकर के 3500 किलोमीटर की हाइट तक पाया जाता है। फिर अगर आप इसके बियॉन्ड जाते हैं तो आपको मिलता है हाइड्रोजन की लेयर, और हाइड्रोजन की लेयर जो है यह 3500 से लेकर के 10,000 किलोमीटर की हाइट तक देखने को मिलता है। तो यहां पर आप देख रहे हैं हर लेयर में गैस का कंपोजिशन अलग है, और इस बेसिस पर इसका नाम क्या है? विषम मंडल है। और इसी मंडल में चूंकि आयन मंडल विद्यमान है और आयन मंडल का तापमान लगातार इंक्रीज करता है, और उसी बेसिस पर इसका नाम है तापमंडल। क्या है? तापमंडल। तो आप यहां पर देखिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, यह दोनों 200 तक तो नाइट्रोजन है, और 200 के बाद कौन मिलेगा? ऑक्सीजन मिलेगा। तो अर्थात जो यहां पर हमने पहले क्लास में बताया था, यहां पर आप देखिए हमने लिखा था आयन मंडल। आयन मंडल में कौन विद्यमान है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन अर्थात 90 किलोमीटर के पश्चात नाइट्रोजन मिलेगा और 200 के बाद कौन मिलेगा? ऑक्सीजन मिलेगा। तो इन्हीं दोनों से जब टक्कर होती है किसकी? गामा रे और एक्स रे की, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का फॉर्मेशन होता है। तो कहीं न कहीं सब आपस में इंटरकनेक्टेड है, लेकिन फिर भी आपको दोनों के अनुसार ध्यान में रखना है कि मार्शल निकोलेट के अनुसार वायुमंडल के क्या पार्ट डिफाइन किए गए हैं। तो एक सममंडल है और एक आपका विषम मंडल है। इसी के साथ अब थोड़ा हम आयन मंडल को और ज्यादा एक्सप्लेन कर देते हैं। किसको? आयन मंडल को। यहां हम बात करते हैं आयन मंडल का। आयन मंडल का अगर हम और डिटेल में एक्सपेंशन करें तो यहां पर मिलता है, यह हमारी है इस प्रकार से, यह हमारी है पृथ्वी की सतह। क्या है? ये है पृथ्वी की सतह। सपोज दैट ये है पृथ्वी की सतह। अब पृथ्वी की सतह से हम ऊपर की तरफ चलेंगे, तो ऊपर की तरफ जाएंगे तो हमको पहला लेयर मिलेगा। यह लेयर आपका हो जाएगा, ऐसे लेयर है, सब में अलग अलग पार्ट हैं। अर्थात यहां पर आपका है क्षोभ मंडल। क्या है? ये है क्षोभ मंडल है। फिर दूसरा आपका कौन सा मिलता है? ये है समताप मंडल है। क्या है? समताप मंडल है। फिर आप और ऊपर जाते हैं तो यह कौन सा है? यह है मध्य मंडल है। इस प्रकार से लेयर है। और पेन और पतली कर दिया जाए, यहाँ पे ठीक हो गया। सबकी हाइट आपको पता भी होगी। यह आपकी ऑन एवरेज मान लिया जाए तो यह 13 किलोमीटर है। कितना है? 13 किलोमीटर है। यह ऑन एवरेज मान लिया जाए तो यह 55 से 60 किलोमीटर है। फिर यह मान लिया जाए तो करीब करीब 80 से 80 किलोमीटर के आसपास ये हाइट मानी जाती है। यहां तक तो ठीक है। इसके बाद आपका स्टार्ट होता है आयन मंडल। क्या स्टार्ट होता है? आयन मंडल। अब जब आयन मंडल स्टार्ट होता है तो वहां पे आपको अलग अलग प्रकार के कंपोजिशन देखने को मिलते हैं। आयन मंडल में जो पहली लेयर है यह आपकी है पहली लेयर, यह आपकी है 80 से 90 किलोमीटर। कितना है? 80 से 90 किलोमीटर। तो 80 से 90 किलोमीटर जो आयन मंडल की लेयर है इसको हम कहते हैं डी लेयर। क्या कहते हैं? डी लेयर। देखिए यहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि क्लियर रखिएगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्लियर ये रखना है। हम आते हैं पहले इमेज पर। यहां पर आपको बताया गया था कि जो मध्य मंडल की ऊपरी सीमा है यह 80 से 90 है। कितना है? 80 से 90 है। ज्यादातर आपको 80 ही मिलती है। ज्यादातर क्या मिलती है? 80 मिलती है। तो 80 ही आपका वास्तव में है।
लेकिन अगर आप मार्सेल निकोलेट पे आते हैं, किस पे आते हैं, मार्सेल निकोलेट पे, तो यह 90 किलोमीटर दे देते हैं। क्या दे देते हैं, 90 किलोमीटर। अर्थात 80 से 90 वाला जो रेंज है वो थोड़ा ट्रांजिशन में आता है। किसमें आता है, ट्रांजिशन में आता है। और इसी बेसिस पर यह जो 80 से 90 वाला रेंज है, इसमें डी लेयर को डाल दिया जाता है आयन मंडल का, जो सबसे निचली परत है। फिर 90 से आप चलते हैं 130 पर। कहाँ चलते हैं, 130 किलोमीटर पर। यहाँ पर लेयर आती है E1 की। कौन आती है, E1 लेयर आती है। फिर इसके ऊपर आप चलते हैं, इसके ऊपर आपकी आती है, यह आपका है 150। कितना है, 150 किलोमीटर। यहां पर जो लेयर मिलेगी यह मिलेगी E2 की। कौन मिलेगी, E2 लेयर मिलेगी। फिर आप और आगे बढ़ते हैं तो अगले लेयर पे आप चलते हैं, यहां पर है, ये है 300 किलोमीटर पे। कितना है, ये है 300 किलोमीटर पे। तो 300 किलोमीटर पे जो ए लेयर बनती है, इसका नाम है F1। क्या है, F1 लेयर है। फिर आप और आगे बढ़ते हैं, यहां पे है 380 किलोमीटर। क्या है, 380 किलोमीटर। इसे हम कहते हैं F2 लेयर। क्या कहते हैं, F2 लेयर। क्या कहते हैं, F2 लेयर। क्लियर, ध्यान रखिएगा, यहां पे ज्यादा डाउट मत करिएगा। फिर इसके ऊपर आप चलते हैं, तो यह आपकी है 400 से लेकर के 640। यह आपकी होती है जी लेयर। क्या होती है, जी लेयर। तो कहने का तात्पर्य आयन मंडल में आपकी डी लेयर है, E1 लेयर है, E2 लेयर है, F1, F2 और जी लेयर क्रम से। लेकिन जैसे जैसे आप पृथ्वी की सतह से दूर जाते हैं, पृथ्वी की सतह से जैसे जैसे दूर जाते हैं, पार्टिकल का साइज छोटा होता चला जाता है। पार्टिकल का साइज क्या होगा, छोटा होता जाएगा। तो हमने पहले ही कहा था कि समान साइज की टक्कर होती है, समान साइज की टक्कर होती है। तो अगर पृथ्वी की सतह से कोई सिग्नल जा रहा है, कोई सिग्नल जा रहा है, और सिग्नल की अगर वेवलेंथ बड़ी है, क्या है, सिग्नल की वेवलेंथ बड़ी है, तो वह डी लेयर से टकरा के वापस आ जाएगी। और अगर सिग्नल की वेवलेंथ छोटी है तो वह कहां तक जाएगी, जी लेयर तक जाएगी। कहां तक जाएगी, जी लेयर की। अर्थात जो शॉर्ट वेव रेडिएशन है वह आपकी डी लेयर से वापस आती है, नहीं, जो लॉन्ग वेव रेडिएशन है वह यहां से वापस आती है, लॉन्ग वेव रेडिएशन। और जो शॉर्ट वेव रेडिएशन है कहां से वापस आती है, वह आपके ऊपरी पार्ट से वापस आती है। तो एक शॉर्ट वेव होता है, एक लॉन्ग वेव। तो यह क्लियर है, आपको ध्यान रखना है। 400 से 640, 380, 300, 150, ये सब ठीक है, नाम आपको याद करना हो। साथ में थोड़ा सा और हमको ध्यान रखना है कि यहां पर इसके कुछ अलग से नाम रखे गए हैं, कुछ अलग से नाम रखे गए हैं। जैसे आप देखेंगे यहां पर 90 से लेकर के 150 का जो रेंज है, कौन सा, या वाला 90 से लेकर के 150 किलोमीटर का जो रेंज है, अर्थात जो आपका ई लेयर है, कौन सा लेयर है, ई लेयर है, इसको एक नाम देते हैं जिसको कहते हैं केनेली। क्या कहते हैं, केनेली हेविसाइड। क्या, केनेली हेविसाइड लेयर। यह केनेली हेविसाइड लेयर है जो कहां पाई जाती है, ई लेयर को। ई लेयर को ही एक अलग नाम दिया जाता है जिसको कहते हैं केनेली हेविसाइड लेयर कहते हैं। सेम टाइप से जो आपकी यहां पर 300 से लेकर के 400 का रेंज, ध्यान रखिएगा, 300 से लेकर के 400 किलोमीटर का जो रेंज है, मान लेते हैं यहां पे है 400, तो ये है, तो 300 से लेकर के 400 किलोमीटर का जो रेंज है, 300 से 400 किलोमीटर का जो रेंज है, इसको कहते हैं अपलेटन। क्या कहते हैं, एपलेटन। इसको एपलेटन लेयर कहते हैं। तो इसको एपलेटन लेयर कहेंगे। एपलेटन, देखो अब पूछा क्या जाता है, क्वेश्चन देखो बहुत बेसिक है, लेकिन अगर नहीं पता है तो आप जवाब नहीं दे पाएंगे। अब यह क्वेश्चन आप देखेंगे तो ज़्यादातर यूपीएससी के लेवल में भी पूछे जाते हैं, मेंस के लेवल पे भी पूछे जाते हैं, प्लस उसके साथ साथ आपके प्री में भी पूछे जाते हैं। अगर आप कोई एकेडमिक एग्जाम देते हैं तो वहाँ पे भी हैं, हर जगह इसका यूज है। तो केनेली हेविसाइड जो लेयर होती है बेसिकली ई लेयर को डिफाइन करते हैं, जो 90 से 150 किलोमीटर के रेंज में है। सेम टाइप से जो 300 से 400 तक का रेंज है, 300 से 400 तक का रेंज है, वह आपका है एपलेटन लेयर। कौन सा है, एपलेटन लेयर। तो एपलेटन लेयर में मैक्सिमम सेगमेंट किसका है, यफ का है। किसका है, यफ का, क्योंकि यफ 380 तक है।
यह कहाँ तक है, 380 तक है। और जो जी वाला लेयर है वह 380 से 400, मतलब केवल 20 किलोमीटर का जो रेंज है वो किसका है, जी लेयर का है। और मैक्सिमम लेयर किसका है, एफ का है। तो इस बेसिस पर क्वेश्चन पूछा जाता है अपलेटन लेयर में मैक्सिमम कौन सी लेयर आती है, तो एफ आती है। और कौन आती है, जी आती है, लेकिन जी का बहुत लिमिटेड सेगमेंट आता है। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। और इसी को हम कहते हैं आयन मंडल। क्या कहते हैं, आयन मंडल। तो यह आपका कहीं ना कहीं जो हमारा एटमॉस्फेयर था, एटमॉस्फेयर हमारा लगभग कंप्लीट हो जाता है। अगर यह चारों जो स्लाइड है, चारों स्लाइड को अगर आपने क्रम से पढ़ा है तो निश्चित तौर पर आपको कोई डाउट होने वाला नहीं है। सबसे पहले आप बेसिक इसको देख लेंगे जो टिजरेंस डी बोट महोदय और प्रिंस ली जोसेफ के अनुसार दिया गया है, और इसी का थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। और इसके साथ साथ हम लोग आते हैं किस पर, मार्शल निकोलट पे आते हैं। और इसी के साथ साथ हम लोग आयन मंडल को प्रॉपर डिफाइन करते हैं और किसको किस लेयर के नाम से जानते हैं। इसी के साथ हम आज के इस एपिसोड को यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। और इसी प्रकार हम नेक्स्ट कोई एपिसोड और लेकर के आएंगे। तो फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।